नमस्कार। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? ओके। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, आज अपने बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जिनसे एक सफल एस्पिरेंट हमेशा बचता है और वो एस्पिरेंट असफल हो जाता है जो बार बार ये तीनों गलतियां करता रहता है। तो अपने इन तीनों को बारी बारी से जानेंगे ताकि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आप उनमें इन गलतियों को न करो और आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, आप उसको पाने में सफल हो जाओ। तो इसके लिए मैं आपके मात्र कुछ मिनट्स चाहता हूँ। उम्मीद है आप मुझे आपके जो अमूल्य समय है उसके आप मुझे कुछ मिनट्स दोगे। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी या फिर रूम पे बहुत ज़्यादा स्टडी करते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सच में वो टाइम पास करने वाले स्टूडेंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है तब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। बहुत दुख होता है ऐसी बातों को सुनकर, ऐसी बातों को जानकर कि जो बंदा दिन रात मेहनत करता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत कम टाइम में थोड़ी मेहनत करके भी वो सफल हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या गलती थी? उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने गलतियाँ की जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया? तो अपने ये जो गलतियाँ वो जो कर रहे हैं उनको अपने बारी बारी से समझेंगे कि इसके पीछे क्या वजह थी जिसके कारण उनका सिलेक्शन रुका। तो इसमें जो सबसे पहली मिस्टेक रहती है जनरली एस्पिरेंट की, वो रहती है एग्ज़ाम का लेवल और जो सिलेबस है उसके वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। यानी जनरली क्या होता है कि मैंने देखा है लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक स्टूडेंट है वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता जाता है। सुबह बैठा वो मान लो 8 बजे और शाम तक वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता रहेगा। और जनरली ऐसा किन किन सब्जेक्ट्स में होता है ऐसा? तो जो जीके का पोर्शन रहता है उसमें होता है, क्योंकि जीके के पोर्शन में स्टूडेंट को इंटरेस्ट आने लगता है और वो सुबह से शाम तक उसी को पढ़ता रहता है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैथ्स आता है, कईयों में इंग्लिश आता है, कईयों में और सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो टाइम नहीं दे पाता और वो जीके का जो पोर्शन होता है उसको ही सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है। वो ये पता नहीं करता कि इसका जो वेटेज है, जो इसका बार है वो क्या है। तो अपने को यहाँ पे केवल सिलेक्शन चाहिए, अपने को यहाँ पे कोई आर्यभट्ट तो बनना है नहीं। तो अपने को कैसे भी करके एग्ज़ाम में एक बार तो नंबर लाने हैं और सिलेक्शन लेना है, और बाद में अपने को इंटरेस्ट की जो बातें हैं, जो इंटरेस्ट आए जिन सब्जेक्ट्स में, उनको बाद में पढ़ेंगे। वो एस्पिरेंट कई टॉपिक्स को तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लेता है और कई टॉपिक्स को उतना डीप में नहीं पढ़ पाता जितना एग्ज़ाम का लेवल होता है। यानी उसको चाहिए कि सब्जेक्ट को वो न तो ज़्यादा डीप में पढ़े और न वो ज़्यादा उसको हल्के में पढ़े। यानी वो जो एग्ज़ाम में जितना डीप पूछा जाए उसके हिसाब से उसको प्रत्येक टॉपिक तैयार करना रहता है। एक चीज़ यहाँ पे वो ये भी गलती करता है कि जो वो पढ़ता है उसका प्रॉपर नोट्स नहीं बनाता। तो लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम के 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रहता है तब वो पूरी बुक्स तो उस टाइम पढ़ नहीं पाता। अब उसको चाहिए उस टाइम में कि लास्ट टाइम में वो जाके रिवीजन करे, जो उसने साल भर या 2 साल से जो भी पढ़ रहा है, जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है उसका वो रिवीजन करे। अब रिवीजन जल्दी से कैसे कर पाएगा जब उसके पास खुद के बनाए हुए प्रॉपर नोट्स हो। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, सुबह शाम तक पढ़ते तो रहते हैं लेकिन वो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते, और कहीं ना कहीं पे ये उनकी एक गलती होती है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। अब जो क्विक रिविजन्स पॉइंट होते हैं जिनको क्यूआरपी बोलते हैं, वो कहाँ से आपको मिलेंगे जिनको आप कम टाइम में याद कर पाओ? तो वो आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं, जो आपने अलग अलग बुक से पढ़ के उनका जो निचोड़ निकाला है, केवल आप उन्हीं से अपने अनुसार पढ़ सकते हो। और आपके जो नोट्स होंगे प्रॉपर, वो आपका सिलेक्शन दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब स्टूडेंट को ये लगता है कि नोट्स बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, लेकिन आप मान के चलिए कि नोट्स बनाने में आपको टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, उससे आपका टाइम बचेगा और आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद में अपने बात करें कि जैसे आपको ये तो पता चल गया कि आप नोट्स भी बना रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम का लेवल है जो वो कैसे पता करें? यानी कौन सा टॉपिक उसमें कितना डीप में पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है।
तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो पिछले सालों के पेपर है, उस एग्ज़ाम के, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके पिछले सालों के जो पेपर हैं उनको आप एक साथ रखो, उनको बार बार पढ़ो, उनकी तैयारी करो। उसमें जो भी आपसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनको देखो किस प्रकार एग्ज़ाम का लेवल है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक है जो जनरली बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक है जो नहीं पूछा जा रहा। तो आपकी तैयारी जो पिछले सालों के पेपर है उसके अनुसार होनी चाहिए। इसमें जो दूसरी मिस्टेक होती है जो जनरली एस्पिरेंट करता है वो ये होती है कि प्रॉपर प्रैक्टिस का नहीं कर पाना। जैसे कि मान लो अपने किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंक या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो स्टूडेंट होता है वो, जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो कोई मैथ्स का क्वेश्चन है आपके, तो आप रूम पे या लाइब्रेरी में उसको आपने मानो उसको 2 या 3 मिनट में या फिर आपने उसको 4 मिनट में, मान लो कोई टफ क्वेश्चन है तो आपने उसको 4 मिनट में कर दिया। लेकिन मुझे बताओ कि आपको एग्ज़ाम में 4 मिनट का टाइम मिलेगा वहाँ पे एक पर्सन को करने के लिए? नहीं मिलेगा ना। तो ये मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट है वो उसको एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाता। यानी जो भी सब्जेक्ट है उसकी एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस आपकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपको टाइम एग्ज़ाम में मिले उसके अनुसार आप तैयारी करो। आप मैथ्स पढ़ रहे हो घर पे तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर जो आपके स्टॉप वॉच होती है उसमें टाइम सेट करके आप क्वेश्चंस को करो। जैसे कि आपको मान लो 100 क्वेश्चन करने हैं तो आपको मान लो आप शुरुआत में हो तो आपको 100 मिनट लगा लेनी है स्टॉप वॉच में, और उसके अनुसार 100 मिनट में 100 पर्सन करने हैं आपको। ओके, और नहीं आए तो उसको छोड़ देना है, बाद में लास्ट में उसको तैयार करना है। इस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट ये करते हैं कि वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, पेपर की प्रैक्टिस करते नहीं। यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसके अनुसार उनकी प्रैक्टिस नहीं है। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो उनको हिंदी पढ़नी है तो वो हिंदी की बुक है वो थ्योरेटिकली उसको पढ़ते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इंग्लिश का मान लो, जैसे इंग्लिश में आपको एरर निकालनी है तो स्टूडेंट क्या करेगा कि जैसे नाउन प्रोनाउन जो भी ग्रामर का पार्ट है उसको पढ़ता रहेगा, उसकी एरर निकालने की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। जबकि उसको चाहिए कि वो सिलेबस जल्दी से पूरा करके अपना, उसके बाद में जो उसके एरर डिटेक्शन का पार्ट है उसको वो करे, पिछले सालों के पेपर्स को उठाए, उसमें एरर वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें एरर निकालने की कोशिश करे, तो वहाँ से उसका अच्छा काम हो जाएगा। राइट। दूसरी ये चीज़ है कि जैसे मान लो आपने पिछले सालों के पेपर है वो आपने तैयार कर लिए, तो अब आपको चाहिए कि आप जितने भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं तो आप वहाँ पे जाके जो मॉक टेस्ट है उन मॉक टेस्ट को आप अच्छे से दो, उनका पूरी तरह से आप एनालिसिस करो कि आपने कहाँ पे गलती की, क्या टॉपिक है जो आपका वीक है, क्या टॉपिक है जो आपका स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपका उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो आपका वीक टॉपिक है, जो आपकी कमजोरी है उसको आपको मजबूत बनाना है। और जैसे ही आप अपने जो वीक पॉइंट है, जो आपका वीक टॉपिक है उसको आप मजबूत बनाओगे और ऐसे आप प्रैक्टिस बार बार करोगे। जैसे मान लो आपने एक मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपको पता चला कि मेरे तो इंग्लिश में एडजेक्टिव से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मान लो गलत हो गए, तो अब आपको चाहिए कि आप एडजेक्टिव को अच्छे से पढ़ लो। अब मान लो आपने दूसरा मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपको पता चला, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लो मैथ्स का दिया, उसके मैथ्स के सेक्शन में मान लो आपका मेंसुरेशन का पार्ट यानी क्षेत्रमिति का पार्ट गलत हो गया, तो अब आपको चाहिए कि आप जो क्षेत्रमिति वाला पार्ट है उसको उठाओ, उसको मजबूत करो। तो इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और साथ में जो भी आप पढ़ो, ऑनलाइन पेपर दो, जो भी आपने वहाँ पे गलतियाँ की उसको एक अलग रजिस्टर में आप उसको नोट कर लो, उनको बार बार याद करो, वो भी आपके जो नोट्स है उनका हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसा आप बार बार करोगे तो आपकी जो मिस्टेक्स है उनको आप कवर करोगे और ऐसा करने पे आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक होने की संभावना है। तीसरी और जो लास्ट कॉमन मिस्टेक है वो एस्पिरेंट की ये रहती है कि जो भी फॉर्म उसके आगे आता है वो उसको भर देता है, चाहे वो एसएससी का फॉर्म हो, चाहे वो नेवी का, एयरफोर्स का, बैंक का, रेलवे का, यूपीएससी का, किसी का भी फॉर्म हो या फिर कोई स्टेट लेवल के कोई सा भी एग्जाम, उसके फॉर्म भरता रहता है और उनके अलग अलग सिलेबस होते हैं सभी के, तो वो उनको बार बार पढ़ता रहता है।
अब दिक्कत ये आती है कि मान लो जैसे आप कोई भी 2 एग्ज़ाम के फॉर्म आपने भर दिए, सपोज करो जैसे आपने एसएससी का फॉर्म भर दिया और एक आपने बैंक का फॉर्म भर दिया। अब अपने बात करें, दोनों की कंपैरिजन करें तो एसएससी की जो मैथ्स और रीजनिंग है उनका अलग लेवल होता है, जो बैंक की मैथ्स और रीजनिंग है उनका अलग लेवल रहता है, दोनों अलग अलग होती है, काफ़ी डिफरेंस होता है दोनों में। तो अब स्टूडेंट क्या करता है कि मानो ये लेवल है एग्ज़ाम का, अब वो क्या करेगा कि आधी तैयारी एसएससी की कर पाएगा इतने लेवल तक, और इतने ही लेवल तक वो बैंक की तैयारी कर पाएगा। अब एग्ज़ाम का लेवल ये है, जबकि वो दोनों में बराबर बराबर तैयारी करके यहाँ तक पहुँचा, तो वो एग्ज़ाम में जो इतना गैप बना है उसका ये वाला गैप बना है, इसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। मानो वो एक एग्ज़ाम की तैयारी करता, चाहे वो बैंक की तैयारी करता, चाहे वो एसएससी की तैयारी करता, और वो एग्ज़ाम के लेवल से एक ही एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे ले आता, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता। एग्ज़ाम का लेवल ये, उसका लेवल ये, तो वो स्टूडेंट है वो आराम से इतना गैप बना के वो सिलेक्शन ले सकता था एक एग्ज़ाम की तैयारी करने पे। लेकिन उसने क्या किया, 2 एग्ज़ाम की तैयारी की और दोनों में ही इतना लेवल रखा, एग्ज़ाम का लेवल ये, खुद का लेवल ये, इतना लेवल रखा, तो उसका दोनों में ही सिलेक्शन नहीं हुआ। और जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट की जो मिस्टेक होती है वो यही होती है। अब इससे एक दिक्कत और होती है, इसका जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत भयानक होता है। और ये रिजल्ट होता है इसका कि जैसे मान लो स्टूडेंट के मन में ये थिंकिंग आ जाती है कि जैसे ही एग्ज़ाम पास में आएगा वैसे ही मैं उसकी तैयारी शुरू करूँगा। अब क्या होता है कि मान लो उसका एक टारगेट है, जैसे किसी स्टूडेंट का मान लो बैंक पीओ टारगेट है, तो वो स्टूडेंट है वो हमेशा साल भर बैंक पीओ की तैयारी करेगा, दूसरे एग्ज़ाम्स के चक्करों में वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो अलग अलग फॉर्म भरते रहते हैं, वो सोचते हैं कि जब बैंक पीओ का एग्ज़ाम आएगा तब मैं उसकी तैयारी करूंगा, जब रेलवे का एग्ज़ाम आएगा तब मैं उसकी तैयारी करूंगा, जब स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आएगा तब मैं उसकी तैयारी करूंगा। ओके, इस प्रकार से वो बार बार डाइवर्ट होते जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती है ये हो जाती है, जनरली आप उन एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरो जिनमें सिलेबस कॉमन रहता है। जैसे आप एसएससी की बात करो तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में सिलेबस लगभग कॉमन रहता है। बैंक की बात करें तो बैंक के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में सिलेबस लगभग कॉमन रहता है। ऐसे ही अपने स्टेट लेवल की बात करें तो आप उन एग्ज़ाम्स को टारगेट करो जिनमें सिलेबस है वो लगभग कॉमन है, आप अलग अलग सिलेबस के चक्करों में न पढ़ो। मान लो फिर भी आपने अलग अलग सिलेबस के फॉर्म आपने भर दिए, तो आपको ये चाहिए कि आप जो स्टडी टाइम दे रहे हो, जैसे मान लो आप शुरुआत में 8 घंटे दे रहे हो, अब आपको अलग अलग सिलेबस पढ़ना है, उसको कवर करना है, तो आप जो पहले 8 घंटे पढ़ रहे थे उसको बढ़ा दो, अब उसको 10 से 12 घंटे कर दो। तो ऐसा करने पे जो आप है वो सारे सब्जेक्ट को सही टाइम से कवर कर पाओगे। जितने ज़्यादा सब्जेक्ट उतना ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। यदि आप कम टाइम में यानी पहले वाले टाइम में ज़्यादा सिलेबस को अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहते हो तो वहाँ पे आपके दिक्कत आने वाली है और फिर वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक बात पहुँची होगी। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो उसको आप आगे से नहीं करोगे, अपने अंदर सुधार लाओगे। और जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जिस जॉब की भी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। और एक बात और, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो मेरे लिए मिठाई का डिब्बा भेजना मत भूलना। तो अच्छा खाइए, मेहनत कीजिए और परिवार और समाज में अपना नाम रोशन कीजिए। ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से आपके आने वाले ब्राइट फ्यूचर के लिए। यदि आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं, जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है इनसे यदि आप संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट में यस करो। और यदि आप मुझे कोई और सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो सुझाव मुझे दे सकते हो। मुझे आपके सुझाव का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई आपके लिए हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।